हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। तो आज हम बात करते हैं रोमांटिक टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट पीबी शैली की। पीबी शैली का बर्थ हुआ था 1792 में एट फील्ड पैलेस लोकेटेड नियर ब्रिज ब्रॉड ब्रिज हीथ, ए विलेज इन हॉर्शैम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट Sussex. His father, Sir Timothy Shelley, was a Whig member of the Parliament, and his mother was a daughter of a Sussex landowner. Shelley had four younger sisters and one younger brother. In 1810, Shelley published his first book, a Gothic novel titled जेस्ट्रोजी। तो सबसे पहले 1810 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और इनका फर्स्ट वर्क था जेस्ट्रोजी। ये एक गोथिक नोवेल माना जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट ही हैड रिटन इट वाइल स्टडिंग एट इटॉन कॉलेज में। द बुक थ्रो लाइट ऑन हिज अर्ली एस्थेटिक्स। चली थी वो एस्थेटिक व्यू रखते थे अपने, एज वेल एज हेरेटिकल व्यूज विच ही पुट इन द माउथ ऑफ द विलन जेस्ट्रोजी। इसमें जो जेस्ट्रोजी है वो एक विलन होता है। In the same year, he also published his first poetry book, Original Poetry by Victor and Cazare. These poems were written in collaboration with his sister Elizabeth. तो ये इन दोनों ने मिलके लिखी है। While he was in Eton, it is believed that his father, Sir Timothy Shelley, initially patronized him a lot and helped in publication of his books. बाद पहले तो इनके फादर ने काफ़ी हेल्प की, बाद में काफ़ी नाराज़ हो गए थे। शैली और उनके एक फ्रेंड थे जेफरसन हॉग, इन दोनों ने मिलकर एक पैम्फलेट पब्लिश की थी ऑक्सफोर्ड में जब ये पढ़ रहे थे, और उस पैम्फलेट का नाम था द नेसेसिटीज ऑफ एथीज्म। ऑल्दो पब्लिश्ड एनोनिमसली, शेली एंड हॉग वर कोट एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम। तो जो भी अथॉरिटी थी उन्होंने बोला कि किसने लिखा है, उनको मतलब पता चल गया था कि ये शेली और हॉग ने लिखा है। उन्होंने अपना नाम अनाउंस नहीं किया कि ये ऑथरशिप को एक तरह से नहीं बोला कि हमने लिखा है हमने लिखा है, तो इनको निकाल दिया था वहाँ से। और इसकी वजह से इनके फादर भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। और एक और उन्होंने किया जो 19 ईयर की एज में हैरियट वेस्ट ब्रूक था, उसके साथ एक लड़की थी जो 16 ईयर ओल्ड थी, उसके साथ ये भाग गए थे। इनकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि इनकी शादी इनके साथ हो, तो भाग गए और उन्होंने शादी कर ली। तो उसी की वजह से जो इनके पेरेंट्स थे, इनके फादर थे, उन्होंने इनको एक तरह से घर से निकाल दिया था। कोई भी खर्चा या कुछ नहीं दिया था, सब कुछ बंद हो गया था। शेली एंड हैरियट रैन अवे टू स्कॉटलैंड एंड वर लिविंग देयर, बट सून शेली स्टार्टेड टू crave more intellectual companionship. He shared a platonic relationship with Elizabeth Hitchner, a woman of advanced view and far older than Shelley. Shelley started corresponding with her, and Hitchner became the muse of his poems, inspiring him to write his philosophical poem Queen Mab. तो इन्होंने ये क्वीन मैब लिखी थी और इसी से इंस्पायर होकर द पोएम रिजॉल्व अराउंड अ फेरी ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले रोमियो एंड जूलियट, डिस्क्राइबिंग व्हाट यूटोपियन सोसाइटी ऑन अर्थ वुड बी लाइक। इसमें क्या होता है कि नो फियर ऑफ डेथ, ये ब्लैंक वर्स में है। क्वीन मैब है जो एक तरह से यूटोपियन सोसाइटी दिखाई गई है कि कोई भी डेथ का फियर नहीं है। ऑल विल बी गुड इन फ्यूचर, तो सब कुछ फ्यूचर में अच्छा होगा। इन 1812 शेली मेट हिज मेंटोर द पॉलिटिकल फिलोसोफर विलियम गॉडविन। ही इंट्रोड्यूस्ड टू गॉडविन through poet Robert Southey. Godwin at that time was going through severe financial constraints and grabbed the opportunity of mentoring Shelley, who was the heir of his father's property. तो शेली थे वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। गॉडविन आस्क शेली टू रिकनसाइल विद हिज फादर। तो गॉडविन ने ट्राई किया शेली को कि ताकि वो अपने फादर से रिकनसाइल कर ले और वहाँ से उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। शेलीज रिलेशनशिप विद हैरियट वाज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रबल्ड। उनकी जो वाइफ थी जिसके साथ इन्होंने 16 ईयर की एज में भाग के शादी की थी, उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, काफ़ी बुरा चल रहा था। ऑल्दो दे हैड 2 चिल्ड्रन, ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट हैरियट हैड मैरिड हिम फॉर हिज मनी। तो उनको क्या लगता था कि हैरियट ने उनके साथ सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। टू स्टे अवे फ्रॉम mundane family matter, he started spending more time in libraries and Godwin's home studying Italian and other subjects. तो ये गॉडविन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे। जो विलियम गॉडविन थे वो भी राइटर थे, उनकी वाइफ थी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, वो भी राइटर थी, और उन्हीं की लाइब्रेरी में ये पढ़ते थे, लैंग्वेज वगैरह सीखते थे। तो स्टडी में, इटालियन स्टडी में इन्होंने काफ़ी, और भी सब्जेक्ट थे उस पर, स्टडी में काफ़ी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था इन्होंने। व्हेन शेली मेट मैरी शी वाज 16। मैरी थी जो विलियम गॉडविन की डॉटर थी। She was a brilliant woman and Shelley fell madly in love with her, threatening her to commit suicide if he should not reciprocate his love. तो शेली ने एक तरह से, शेली उसको बहुत पसंद करने लगे थे, उन्होंने उन धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी या मेरे साथ नहीं भागोगी तो मैं अपने आप को हार्म करूँगा या सुसाइड कर लूँगा।
In 1814, he abandoned his wife Harriet and ran away with Mary to Paris along with Mary's sister Claire Claremont. तो ये इसकी सिस्टर थी, ये तीनों एक साथ वहाँ से भाग गए थे. दे ट्रेवल्ड ऑन फुट टू स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड हॉलैंड एंड रिटर्न व्हेन दे हैड एग्जॉस्टेड ऑल देयर रिसोर्सेज. इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इन्होंने इस पैदल ही ये ट्रैवल करते रहे, लेकिन जब बिल्कुल थक गए, पैसे की बिल्कुल कमी हो गई थी इनके पास, कुछ नहीं बचा था, तो ये वापस आ गए लंदन. द अकाउंट्स ऑफ देयर जर्नी वर रिकॉर्डेड इन मैरी एंड शैलीज जर्नल. जो इनका जो ट्रैवल का जो भी रिकॉर्ड था वो मैरी शैली ने पब्लिश किया था शैली की डेथ के बाद, और टाइटल क्या था, मैरी आफ्टर शैलीज डेथ. सिंस मैरीज फादर हैड रिफ्यूज टू सी दैम, शैली एंड मैरी स्टार्टेड लिविंग इन बिशॉप्स गेट, सरे, वेयर शैली रोट अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. तो ये वर्क इन्होंने वहाँ पे लिखा था. डेडिकेटेड टू लव पीकॉक, थॉमस लव पीकॉक है, उनको ये वर्क डेडिकेट किया था. ऑल्दो नॉट वेल रिसीव्ड एट दैट टाइम, इट लेटर केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज हिज फर्स्ट बिग अचीवमेंट. जिस टाइम ये पब्लिश हुआ था उस टाइम तो ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था. ये एक वॉयज मोटिव है और क्वेस्ट नैरेटिव है, मतलब एक क्वेस्ट के बारे में इसमें दिखाया गया है. स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है वो एक वॉयज मोटिव है और क्वेस्ट नैरेटिव है. उसके बाद मैरी हैड ऑल्सो बिकम प्रेग्नेंट विद देयर फर्स्ट चाइल्ड विच री ignited Shelley's conflict with his first wife Harriet. She demanded a divorce and Shelley sue her for his children's custody. तो इसमें फिर जब उनको पता चला कि मैरी शैली प्रेग्नेंट है तो जो हैरियट थी उन्होंने इनसे डिवोर्स मांगा. इनका डिवोर्स हो गया था, बट जो चाइल्ड की कस्टडी थी, दोनों बच्चों की कस्टडी, वो शैली को नहीं मिली थी. एक तो इनका जो एथियस्ट थे, ये रीजन में बिलीव नहीं करते थे, और दूसरा था कि एक तरह से बिना कोई रीज़न इन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया था. इन्होंने कभी भी इस चीज़ को यूज़ नहीं किया कि उनकी वाइफ थी वो अनफेथफुल थी या किसी और के साथ रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं है. तो इनको बच्चों की कस्टडी नहीं मिली थी. दिस लॉस टॉर्मेंटेड शैली टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ. In 1816, Shelley and Mary traveled to Switzerland again, and this time they were introduced to Lord Byron. Shelley was deeply influenced by him and started living next to him on the shore of Lake Geneva. They became close friends, and Shelley was inspired to write a length book during this period. On a long day of boating with Byron, Shelley wrote hymn to intellectual beauty. तो बायरन के साथ वो बोट पे कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने इसको लिखा था, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. A trip to the French Alps inspired Montblanc, a contemplation of human beings' relationship with nature. Shelley also encouraged Byron to write an epic poem on contemporary subject, which resulted in Byron writing Don Juan. तो एक तरह से डॉन जुआन को लिखने के लिए शैली ने ही बायरन को इंस्पायर किया था. जो लॉर्ड बायरन राइटर थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. सेंसी ये एक ड्रामा था जो इन्होंने लिखा था, एक ही ड्रामा था इन्होंने लिखा था, और ब्लैंक वर्स में है. ये ब्लैंक वर्स में है, 5 एक्ट में है, और ले हंट को डेडिकेट किया है इन्होंने. इस ड्रामा को बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें थीम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन रिलेटिव्स, और एक तरह से रिलेटिव के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी और उनको मारने के बारे में ज़्यादा दिखाया गया था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया. 5 एक्ट में है और ले हंट को डेडिकेट किया गया है ये. और ये एक तरह से इंस्पायर्ड बाय रियल इटालियन फैमिली से इंस्पायर्ड है ये ड्रामा जो है. उसके बाद इनका एक और वर्क है, जूलियन एंड मडालो, जो 1824 में आया था, हेरोइक कपलेट में है. ये एक कॉन्वर्सेशन वर्क है. तो इसमें क्या होता है कि जो शैली होते हैं उन्होंने खुद को, और मडालो जो बायरन है, तो जो जूलियन होते हैं वो शैली होते हैं, और जो मडालो होते हैं वो लॉर्ड बायरन होते हैं. तो इनको पोर्ट्रे किया है और एक कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है दोनों के बीच में. उसके बाद और वर्क है इनका, द शैली एज ए रोमांटिक पोएट. अकॉर्डिंग टू शैली, पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट to the control of the active power of mind, and its emergence and recurrence have nothing to do with consciousness. One cannot create poetry unless one is inspired. तो इस तरह से इन्होंने बताया कि अगर कोई किसी नेचर की ब्यूटी है या कोई पर्सन की ब्यूटी है या कुछ भी, अगर उससे इंस्पायर नहीं होगा तो वो पोइट्री नहीं लिख सकता. और सबसे पहले कहीं से इंस्पिरेशन आनी चाहिए. To him, the poet must be inspired. His poetry is aimed at an audience, so the target of poetry is social and the poem is the image of life. These were general notion about poetry held by most romantic poets, and Shelley was not an exception. तो सभी जो भी रोमांटिक पोएट है उनका यही मानना है. He believed that language itself is poetry, and all a poet does it is imitate. He creates new combinations of language. The poet is inspired by the muse or madness first, and then he imitates that divine image he witnessed.
तो एक तरह से पोएट क्या होता है, वो भी किसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, लेकिन वो मोर इंस्पायर्ड वे में उसको थोड़ा सा अलग बना देते हैं, कि जब भी आप उस वर्क को पढ़ते हो तो आपको प्लेजर फील होता है, लगता है कि हाँ ये कुछ अलग है। जो पोएट की मैडनेस होती है उसी की वजह से। मोस्ट क्रिटिक फाइंड द शॉर्ट लिरिक ऑफ शैली हिज बेस्ट वर्क टू ए स्काईलार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जिनको वन बाय वन हम अलग वीडियो में डिटेल में करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ इनके नाम मेंशन कर रही हूँ। टू ए स्काईलार्क जो 1802 में आया था, टू द वेस्ट विंड जो 1819 में आया था, द क्लाउड 1820 में आया था, शॉर्टर लव लिरिक सच एज आई अराइज फ्रॉम ड्रीम्स एंड टू Constantia singing the sonnets Ozymandias and Adonis, an elegy for John Keats written in formal Spenserian stanza are also considered among his finest work. जो अडोनिस थी वो इन्होंने 1820 में उनकी डेथ हो गई थी कीट्स की, तो 1821 में लिखा था उनकी डेथ को मॉर्न करने के लिए। एलिजी होती है वो किसी भी पर्सन की डेथ पे लिखी जाती है, डेथ को मॉर्न करने के लिए। ओजिमेंडियस है, इनको भी हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में करेंगे। शैलीज एफर्टलेस lyricism is also evident in his verse drama such as The Cenci and Prometheus Unbound. प्रोमीथियस अनबाउंड है, इसको भी डिटेल में करेंगे बाद में। हिज प्रोज वर्क इंक्लूडिंग अ ट्रांसलेशन ऑफ सिम्पोजियम बाय प्लेटो एंड द अनफिनिश्ड क्रिटिकल वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज इक्वली स्किलफुल। तो इनका एक वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इनको अलग वीडियो में करेंगे। ये शैली का जो मास्क ऑफ एनार्की है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको हम डिटेल में बाद में वीडियो में करेंगे। तो जो थोड़ी थोड़ी डिटेल करने की ज़रूरत है उसको आज इसी वीडियो के साथ कर लेते हैं। और डिफेंस ऑफ पोइट्री है, इसको भी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। जो कुछ और वर्क हैं जो माइनर हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनका एक वर्क है एन एड्रेस टू आयरिश पीपल, ये एक पैम्फलेट है, इसमें उन्होंने बोला है कि जो कैथलिक्स हैं उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए आयरलैंड में। उसके बाद इनका 1817 में वर्क आया था Lone and Cynthia, a long narrative poem. It contained reference to incest and attacked religion and thus had to be withdrawn after a few copies published. It was later edited and reissued as The Revolt of Islam. तो सबसे पहले इसका क्या टाइटल था, लोन एंड सिंथिया, बाद में इसको एडिट करके री इशू किया गया था और नाम चेंज कर दिया गया था, वो था द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। प्रोमीथियस अनबाउंड, इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। और लव्स फिलोसफी, ये भी एक इनका वर्क है, अनदर पोएम दैट वाज रिटन इन 1819 but published posthumously by Leigh Hunt. And Mary Shelley is considered among Shelley's best work. The poem is divided into top 8-line stanza and concern the relationship between the natural world and the poet's desire to be connected with his loved ones. Shelley asks, how can there be unity in the natural world but lack of unison in human relationship? तो ये सारे वर्क थे जो माइनर वर्क है, उनको मैंने बता दिया। शैली के काफ़ी वर्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम डिटेल में करेंगे। ब्रीफ में शैली हो गया इनकी बायोग्राफी और वर्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।